तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पढ़ो में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। गेहूं की खेती हम कैसे करते हैं इसके ऊपर इसमें हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन होने वाला है, ओरिजिन कहाँ से है, फैमिली क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सब की जानकारी हम एकदम डीपली लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बोटेनिकल नेम जो होता है दोस्तों गेहूं का वो होता है ट्रिटिकम स्टीमम। फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है पोएसी। ओरिजिन जो इसका है वो है साउथ वेस्ट एशिया। क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 42, 2:42 ये डिप्लॉयड है। और अगर हम बेसिन क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 7 होता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है गेहूं का वो अर या स्पाइक हम बोलते हैं। फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस। फोटो पीरियडिज्म का मतलब ये है कि उसको प्रकाश की कितना जरूरत होती है, यानी लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, इनको 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है। पॉलिनेशन की बात करें तो हम इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। प्रोटीन जो गेहूं में पाया जाता है उसको हम ग्लूटीन बोलते हैं। ये 11 से 12% गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। टेस्ट वेट क्या होता है दोस्तों, तो जो टेस्ट वेट होता है गेहूं का 40 ग्राम होता है। वो 1000 दानों की जो संख्या होती है उसका भार, उसी को हम टेस्ट वेट बोलते हैं। एरिया एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एरिया में यूपी, फिर मध्य प्रदेश। एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हम फर्स्ट पे यूपी एंड पंजाब। डॉर्फिंग जीन, डॉर्फिंग मतलब जो टॉलनेस होती है वो रिड्यूस की जाती है डॉर्फिंग जीन के थ्रू। पहला जो है डॉर्फिंग जीन वो नॉरिन 10, दूसरा है RST1 एंड RST2। नॉरिन 10 जो जीन है इसका नाम नॉरिन 10 इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये जीन को जो एक्सट्रैक्ट किया था वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था, जो फादर ऑफ एग्रीकल्चर कहे जाते हैं, जिनके नाम पे नॉरिन 10 जीन का नाम दिया, जिसके कारण नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीट, व्हीट का इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1 सीरियल है इन वर्ल्ड में नंबर 1 सीरियल क्रॉप है एरिया में, बट इंडिया में ये सेकेंड रैंक होती है। जो इंडिया में होती है वो फर्स्ट पे राइस है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, तो जो इंडिया में व्हीट का जो क्रेज है वो सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे राइस ग्रोन की जाती है। इट इज़ द फर्स्ट क्रॉप मेंशन्ड इन बाइबल। ये पहली क्रॉप थी जो बाइबल में मेंशन्ड है। किंग ऑफ सीरियल, सीरियल्स का किंग जो होता है वो व्हीट को कहा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले जो सिचुएटेड है वो करनाल हरियाणा में है। आप लोग ये जरूर बताइएगा करनाल हरियाणा में कितने इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सिचुएटेड है हरियाणा में। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो है फॉर इरिगेशन इन व्हीट वो है CRI। CRI का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो उसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। मिमिक्री वीड ऑफ व्हीट इज फैलरिस माइनर एंड अवीना फतुआ। फैलरिस माइनर को हम गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा इत्यादि नाम से जानते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन क्रोमोसोम डिप्लॉयड स्पीसीज होती हैं, टेट्राप्लॉयड एंड हेक्साप्लॉयड। डिप्लॉयड स्पीसीज की बात करें तो ट्रिटिकम मोनोकोकम एंड ट्रिटिकम ओइग्लोप्लॉयड। टेट्राप्लॉयड की स्पीसीज की बात करें तो इमर व्हीट, जिसको हम बोलते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम। इनका जो एरिया होता है 1% एरिया कवर करते हैं। मेजरली जो होते हैं यूपी और महाराष्ट्र में ग्रोन किए जाते हैं। मैक्रोनी या डूरम व्हीट जिनको हम बोलते हैं, जिनका बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम डूरम, 12% एरिया ये कवर करते हैं। इनसे सूजी, रवा, सेंजा आदि चीजें बनाई जाती हैं। इनकी जो वैरायटी है जनरली मलविका एंड जयराज। फिर देखें हम तो दो पुलार्ड व्हीट भी टेट्राप्लॉयड स्पीसीज का एक एग्जाम्पल है, एक वैरायटीज है जिसको मेजरली यूएस में ग्रोन किया जाता है, इंडिया में इसका कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। फिर हम देखते हैं हेक्साप्लॉयड स्पीसीज जो है, यानी 2n=4x, 2n=6s=42, जिसको हम ट्रिटिकम स्टीमम, जिसको हम चपाती के लिए यूज करते हैं। 40 से 87% एरिया ये कवर करते हैं। मोस्टली कल्टीवेटेड व्हीट है और इसको मैक्सिकन व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली स्पीसीज कौन सी है व्हीट की, तो वो होती है हेक्साप्लॉयड स्पीसीज की ट्रिटिकम स्टीमम। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो उनको क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती है कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, वार्म और ड्राई क्लाइमेट चाहिए इनको रिप्रोडक्शन के लिए, मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट ह्यूमिडिटी इनको
सूटेबल करती है आज के दौर में। टेम्परेचर की बात करें, जर्मिनेशन के लिए इनको 20 से 25 सेंटीग्रेड, टिलरिंग के लिए इनको 16 से 20 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इनको 20 से 23, ग्रीन फिलिंग के लिए 23 से 25। यानी अगर हम एक जनरल व्यू देखें तो इनको 18 से 25 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। सॉइल की बात करें तो ये क्ले और क्ले लूम में ग्रो किए जाते हैं। मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। पीएच की बात करें हम 6 से 7 या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6.5 to 7.5 पीएच होना चाहिए। सीड रेट की बात करें फॉर डिबलिंग, अगर हम डिबलिंग कर रहे हैं तो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर सीड चाहिए हमको। अगर नॉर्मल सोइंग यानी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो 100 केजी पर हेक्टेयर। लेट सोइंग कर रहे हैं तो 125 केजी। इट इंक्रीज 25%। ये 25% इंक्रीज इसलिए होता है अगर हम लेट सोइंग कर रहे हैं या वहाँ पे लेस मॉइस्चर है, तो इससे क्या होता है अगर लेस मॉइस्चर कम है तो सीड के जर्मिनेशन के परसेंटेज घट जाते हैं, इसीलिए हम 25% सीड को इंक्रीज करते हैं, सीड रेट में इंक्रीमेंट लाते हैं। स्पेसिंग की बात करें तो गेहूं में जो स्पेसिंग होती है वो 22.5 सेंटीमीटर से रो टू रो, प्लांट टू प्लांट 5 से 10 सेंटीमीटर, कहीं कहीं आपको 5 से 8 सेंटीमीटर दिखाई देगा। डेप्थ जो होती है वो 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। सोइंग हम कब करते हैं? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर मीन्स 15 नवंबर से पहले, 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक इसकी हम सोइंग करते हैं। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन जो होते हैं फर्स्ट फोर्टनाइट, एंड सेकंड फोर्टनाइट मतलब 14 दिन। जो फोर्टनाइट वाला कॉन्सेप्ट ये फरवरी मंथ के हिसाब से इसको बनाया गया है। हम फरवरी मंथ को 2 फोर्टनाइट में डिवाइड करते हैं, यानी 14 दिन आगे के और 14 दिन पीछे के। सोइंग मेथड की बात करें तो ड्रिल या सीड कम फर्टी ड्रिल से हम इसकी सोइंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में क्या करते हैं? जनरली स्कैटर कर देते हैं सीड को, छीट देते हैं सीड को, जिसको छिटाई मेथड भी बोला जाता है। डिबलिंग, हम डिबलर की मदद से हम डिबलिंग कर देते हैं सीड की। और एक होता है बिहाइंड द कंट्री प्लाऊ। कंट्री प्लाऊ आगे चलता रहता है और हम पीछे सीड को ड्रॉप करते जाते हैं और प्लैंकिंग होती जाती है। इसमें 2 मेथड होते हैं। केरा मेथड, जब हम सीड को हाथ से फरों में गिराते हैं तो उसको केरा मेथड बोलते हैं। और जब हम सीड को फनल अटैच होता है कंट्री प्लाउ में, उसकी सहायता से ड्रॉप करते हैं तो उसको बोलते हैं पोका मेथड। ये JRF एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड मेथड, इसको बोलते हैं FIRB। ग्रोथ स्टेजेस क्या होती है राइस की, व्हीट की, ग्रोथ स्टेजेस क्या है व्हीट की? तो वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज हम देख लेते हैं। जर्मिनेशन 5 से 7 दिन पे जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। CRI जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वाटर इरिगेशन की, वो 20 से 25 दिन। टिलरिंग की बात करें तो 15 डेज टू 45 डेज इसकी जो टिलरिंग स्टेज है। ज्वाइंटिंग की बात करें तो 45 to 60 डेज में प्लांट ज्वाइंटिंग होने लगते हैं, जो इनका इंटरनोड होता है वो ज्वाइंट होने लगता है। रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात करें तो बूट लीफ स्टेज 70 से 75 दिन, फ्लावरिंग स्टेज 85 से 90 दिन, मिल्किंग स्टेज 100 से 105 दिन, डो स्टेज यानी अब जो हमारा सीड है उस जो हमारा क्रॉप है उसमें जो मिल्किंग के बाद मिल्किंग वाइट जो मटेरियल था सीड ग्रेन का वो तो बन चुका है, अब डो हो रहा है। वो डो मतलब इन द केस अब भर रहा है अच्छे से। इसका मैच्योरिटी यानी मैच्योर मतलब पक चुका है, 115 से 120 दिन में हमारी क्रॉप रेडी हो जाती है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें 12.5 टन FYM फार्म यार्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में हम NPK देते हैं 120, 160, 140। बट ये चीज़ अभी बदल गई है, 120 से 150 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटासियम का हम यूज करते हैं। 50% हम नाइट्रोजन का वेसल यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ सोइंग एंड 50% हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं फर्स्ट इरिगेशन जब हम करते हैं, तो बाकी का जो 50% डोज जो होता है नाइट्रोजन का हम देते हैं। बाकी के P और K का हम डोज एज अ बेसल दे देते हैं। इरिगेशन मैनेजमेंट की बात करें तो हमको इरिगेशन गेहूं में 4 से 6 इरिगेशन की आवश्यकता होती है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको 450 से 550 mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है इसकी 12.6 kg पर हेक्टेयर पर mm होती है। वाटर यूज एफिशिएंसी
का क्या मतलब है, तो आइए देखते हैं हम लोग वाटर यूज एफिशिएंसी होती क्या है। वाटर यूज एफिशिएंसी दोस्तों ये होती है कि हमारी जो क्रॉप है उसने कितना वाटर यूज किया और कितना वाटर कितने वाटर का इवेपोरेशन हो चुका है, कितना हमारी फील्ड ने वाटर को क्रॉप ने अपने ग्रोथ में यूज किया और कितना जो वाटर है वो इवेपोरेट हो चुका है। हाँ, अगर हमारे पास फॉर वेरिंग नंबर ऑफ इरिगेशन, अगर हमारे पास एक इरिगेशन उपलब्ध है, इफ वन इरिगेशन इज अवेलेबल, तो हम उसका यूज CRI स्टेज में करेंगे, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पे हम उसका यूज करेंगे। यानी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो होती है हमारी व्हीट की वो यही होती है। इफ टू इरिगेशन, अगर हमारे पास टू इरिगेशन है तो हम CRI और लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पे करेंगे। क्रिटिकल स्टेजेस क्या होती हैं, तो पहली क्रिटिकल स्टेज जो होती है CRI स्टेज होती है जो 21 दिन पे आती है। दूसरी क्रिटिकल स्टेज जो होती है टिलरिंग की वो 45 डेज पे आती है। तीसरी क्रिटिकल स्टेज है ज्वाइंटिंग वो 60 डेज पे। चौथी क्रिटिकल स्टेज है फ्लावरिंग 80 डेज पे। पचई जो हमारी पांचवी जो स्टेज है वो मिल्किंग 100 डेज पे। एंड डॉ स्टेज, डॉट लिखा हुआ है यहाँ पे बट उसको डॉ स्टेज बोलते हैं, जब उसमें फिलिंग ग्रेन की फिलिंग होने लगती है वो 120 दिन पे आती है। वीड मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्रिटिकल स्टेज होती है 30 से 40 दिन बाद, इसमें वीड निकलने इमरजेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें मोनोकॉट और डाइकॉट वीड दोनों होते हैं। मोनोकॉट वीड की बात करें तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो इसमें वीड ग्रो होती है उसको हम बोलते हैं फैलारिस माइनर, यानी गेहूं का मामा बोलते हैं इसको हम, या गुल्ली डंडा वीड भी बोलते हैं। इट इज़ अ मिमिक्री वीड ऑफ वीट, ये गेहूं का मिमिक्री वीड है। एज सेम गेहूं की तरह ही दिखता है। अगर हम किसी फील्ड में दूर से देखें तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये वीड है या हमारी क्रॉप है। इसके लिए हम पहले आइसोपोट्रान नाम का एक केमिकल यूज करते थे, हर्बिसाइड यूज करते थे, बट MK मलिक जी थे, इस MK मलिक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया कि जो हमारा फैलारिस माइनर है वो आइसोपोट्रॉन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस हो गया है। इसने अपने अंदर रेसिस्टेंसी डेवलप कर ली है जिससे ये अब डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। तो उसके बाद हम आइसोपोट्रॉन का सब्स्टिट्यूट सल्फोसल्फ्यूरॉन यूज करने लगे। तो ये चीज़ पूछा जाता है कि MK मलिक जी ने क्या अनाउंस किया था या क्या थ्योरी प्रपोज की थी, या ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आइसोपोट्रॉन का यूज बंद क्यों हुआ, या किसने बताया कि आइसोपोट्रॉन रेसिस्टेंट हो चुका है। तो MK मलिक ने बताया हुआ था, डॉक्टर MK मलिक। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है AFO में, CCI वगैरह में, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फॉर डाइकॉट वीट, तो इसमें डाइकॉट वीट जो होता है चिनोपोडियम एल्बम, एरवेंसिस, एनाइगेलिस एरवेंसिस, ETC जो वीड होते हैं इसमें डाइकॉट वीड्स होते हैं। डाइकॉट वीड जो होते हैं वो चौड़े पत्ती वाले वीड होते हैं। इसके लिए हम 2,4-D का यूज करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग एक क्वेश्चन नोट करिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट वीड एंड डाइकॉट वीड। वैरायटीज की बात करें तो सिंगल जीन डॉर्फ वैरायटी जो है वो है लेमा रोजा 46A, गिरजा, सुजाता एंड सोनालिका। डबल जीन वैरायटी की बात करें तो सोनारो 63 एंड कल्याण सोना। जो ये कल्याण सोना वैरायटी है इसी से ही सोनालिका वैरायटी, इसी की जीन से सोनालिका वैरायटी को डेवलप किया गया था पहली बार, एनी बॉरलॉग साहब ने इसका डिस्कवरी की थी। ट्रिपल जीन वैरायटी की बात करें तो लाल बादशाह है। मोस्ट कल्टिवेटेड वैरायटी जो यूपी में ग्रोन की जाती है वो HD 2967, यहाँ पे 66 है, जहाँ आप कर लीजिएगा 2967, HD 2967 यानी HD 2967, PBW 343, PBW 154, अंकुर केदार एंड कुंदन। हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग के लिए इसमें जो मॉइस्चर चाहिए 25 से 30%, स्टोरेज के लिए मॉइस्चर जो चाहिए वो 10 से 12% की आवश्यकता होती है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और जो लोग
AFO, IBPS, AFO, CCI या अदर किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।